बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलमैन के व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। आज का जो लाइव सेशन था, बदकिस्मती से उसको हम अपलोड नहीं कर पाए। वो 1 घंटे का सेशन एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, और उस स्टोरी में एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानी भी बयान की गई थी। वेलमैन जो कि मेरा अदारा है, उसको भी डिस्कस किया गया था। मुझे फ्री में जॉब देने का क्या फ़ायदा होता है, उसका भी जवाब दिया हमने। और इस अदारे की इब्तिदा क्यों कर की गई, कैसे की गई, किस वजह से की गई थी, ये भी सारा कुछ बयान हुआ। नई जॉब्स के बारे में भी गाइड किया गया, नए दोस्तों को भी गाइड किया हमने। लेकिन अफसोस की बात है कि अचानक लाइट चली गई और वो सेशन अपलोड होने से पहले ही डिलीट हो गया। उस सेशन को आज बहुत से लोगों ने देखा है, और उस सेशन को शेयर भी काफ़ी किया गया और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा भी है, लाइव भी देखा गया। लेकिन अफसोस कि उसको हम अपलोड करने से रह गए। तो फिर दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि आप वो जो मोटिवेशनल स्पीच थी, वो जो आप एक स्टोरी बयान की थी फैसल भाई, वो दोबारा आप जो है उसको अपलोड करें। तो पूरे सेशन को तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो स्टोरी ज़रूर बयान करूँगा मैं कि आप लोगों को जॉब देने से मुझे क्या फ़ायदा होता है और इस अदारे की इब्तिदा क्यों की गई। तो मैं तारुफ कराता चलूँ कि वो जो स्टोरी थी वो बेसिकली मेरी और आप सब की कहानी है, लेकिन बयान करने वाले हैं जावेद चौधरी साहब। ज़ीरो पॉइंट के नाम से कॉलम भी लिखते हैं, और एक्सप्रेस न्यूज़ पर उनका प्रोग्राम भी चलता है पॉलिटिकल। बहुत अच्छे मोटिवेशनल लिखारी हैं, और मेरे जैसे कई नौजवानों की ज़िंदगी उनके कॉलम पढ़ के तब्दील हुई, और मुस्बत अंदाज़ फ़िक्र से हमारी ज़िंदगियाँ लेबरेज हो गई। तो ये कहानी है। बेसिकली इसका बैकग्राउंड बता दूं, जिसका उन्होंने उन्वान रखा है 2 लाशें, यानी 2 नाशें बेसिकली है, समझाने की गरज से कह रहा हूँ। अगर आप लोग उम्र के इस हिस्से में कि 1980, 90 और 2010-15 तक का टेन्योर आप लोग देख चुके हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान बड़े अजीब कर्बनाक हालात में था। हर तरफ दहशत गर्दी थी, फिरका वाराना दहशत गर्दी थी, सुबाइयत, लिसानियत, मसाजिद में बम धमाके, फायरिंग हो जाती थी, लोग कत्ल हो जाते थे, कोई मस्जिद में बम धमाका हो जाता, कोई सियासी जलसे में हो जाता, और आखिरी बड़ा सानिया तो फिर APS में हुआ, ये 2014 में। तो पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं उस वक्त। तो ये उस ज़मन में, ये 2003-4 में कहीं कॉलम छपा था और मैंने कॉलम पढ़ा था। बाद में उन्होंने अपने कॉलमों का एक मजमूआ जो है वो ज़ीरो पॉइंट के नाम से किताबों के मुख्तलिफ सेक्शन में बयान किया है। तो 0.3 यानी तीसरी जो किताब थी उनके कॉलमों की, उसमें से फिर आज मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चूँकि किताबें पढ़ता हूँ, और आपसे भी यही गुजारिश है कि किताब पढ़ा करें, किताब से अपना रिश्ता जोड़ के रखें। किताब आपको बहुत अच्छा इंसान बना देती है, तो आप तन्हाई महसूस नहीं करते। तो आज मैं उसी हवाले से आपको ये स्टोरी बयान करता हूँ, और उसके बाद हम वेलमैन पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। कॉलम का उन्वान था 2 लाशें। ज़िंदगी में, ये जावेद चौधरी साहब बयान कर रहे हैं, ये मेरी कहानी नहीं है लिखी हुई, ये उनकी लिखी हुई कहानी है। हाँ, ये ऑन द होल मेरी और आपकी कहानी है बुनियादी तौर पे। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात यूं ही चलते फिरते कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो आपके ज़हन में नक्श होकर रह जाता है, और पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ता। मेरी ज़िंदगी में भी 2 ऐसे वाक़यात पेश आए थे जो बरगद की जड़ों की तरह मेरे शऊर में पैवस्त होकर रह गए, और मैं पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें अपने ज़हन से झटक नहीं सकता। चौधरी साहब लिखते हैं कि पहला वाक़या 2001 में पेश आया। उन दिनों हुकूमत पाकिस्तान अखबारात में इंतहाई मतलूब मुजरिमों के बारे में एक इश्तिहार शाया कराया करती थी। उस इश्तिहार में सबसे ऊपर एक नौजवान की तस्वीर होती थी। ये नौजवान हुकूमत को दहशतगर्दी की बेशुमार वारदातों में मतरूब था। हुकूमत ने उसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ये नौजवान उस वक्त अफ़गानिस्तान में रूपोश था, और उसकी वजह से पाकिस्तान में शदीद किस्म की फ़िरक़े वाराना कशीदगी थी। पता नहीं अहले सुन्नत था, अहले तशीद था, वहाबी था, देवबंदी था,
جو بھی تھا، لیکن پاکستان اس وقت بڑے کرب میں گزر رہا تھا. یہ فرقہ وارانہ کشیدگیاں اس وقت عروج پہ تھیں. یہ نوجوان بعد ازاں گرفتار ہو گیا اور ایک پولیس مقابلے میں جاں بحق ہو گیا، مارا گیا یا قتل ہو گیا. انہوں نے جاں بحق کا لفظ یوز کیا ہے اور جاں بحق ہی لکھنا چاہیے. اس نوجوان نے ایک رات مجھے فون کیا. چودھری صاحب بیان کر رہے ہیں اپنی گرفتاری سے پہلے کی سچویشن. اس نوجوان نے ایک رات مجھے فون کیا اور مجھ سے درخواست کی کہ چودھری صاحب آپ حکومت تک میری ایک اپیل پہنچا دیں. میں نے پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا اگر حکومت یہ وعدہ کرے کہ وہ ہمیں پولیس مقابلے میں نہیں مارے گی، وہ ہمیں عدالت میں پیش ہونے اور اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی صفائی کا موقع دے گی، تو میں یعنی وہ خود اور اس کے کئی ساتھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. جو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں اس کی یہ پیشکش حکومت کے کسی اعلیٰ عہدیدار تک پہنچاؤں گا. اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا جو عموماً ایسی صورتحال میں میرے جیسے لوگ پوچھا کرتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا وجہ تھی جس نے ایک عام سے نوجوان کو اتنا بڑا دہشت گرد بنا دیا. تو اس نے جواب میں کہہ لگا کر یہ کہا کہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں حکومت نے بے روزگاروں کو چھوٹے قرضے دینے شروع کیے تھے تاکہ وہ اپنا روزگار بنائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان دنوں غربت اور بے روزگاری کے انتہائی دور سے گزر رہا تھا. میں نے 50,000 روپے کے قرضے کے لیے اپلائی کیا. اس کا خیال تھا کہ وہ اس رقم سے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں پورا سال اس قرضے کے پیچھے خوار ہوتا رہا، لیکن مجھے وہ قرضہ نہ ملا. آنے والے دنوں میں غربت، بے روزگاری، مذہبی شدت پسندی اور حکومتی رویے نے مجھے اس طرف آنے پہ مجبور کیا اور میں دہشت گرد مشہور ہو گیا اور میرا اخبار میں فوٹو لگتا ہے. میں نے اس کی بات پر افسوس کیا کہ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو اس نے ایک اور کہکا لگایا اور ہنستے ہنستے بولا افسوس کی بات تو آگے آئے گی. جس حکومت نے مجھے 50,000 روپے قرضہ نہیں دیا تھا، آج اسی حکومت نے میرے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی ہے کہ زندہ یا مردہ اگر اس کو کوئی گرفتار کرے گا یا مارے گا تو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا اسے. اس الفاظ کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا، لیکن وہ الفاظ اور اس کا لہجہ اور اس کے لہجے کی سنگینی آج تک میرے ذہن میں تازہ ہے. مجھے ہر روز کسی نہ کسی وقت اس کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کسی بے روزگار کو 50,000 روپے قرض نہیں دیتے، لیکن بعد ازاں اس کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر دیتے ہیں. چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ دوسرا واقعہ اسی سے ملتا جلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کے دفتر میں بیٹھا تھا. ایک درمیانی عمر کا بیمار شخص وہاں آیا، کرسی پر بیٹھا، پانی کا گلاس مانگا، پانی پیا اور اس کے بعد درخواست کی کہ میں بے روزگار ہوں، میرے 5-6 بچے ہیں، گھر میں 2-3 دن سے فاقے ہیں، مجھے کوئی ایسی نوکری چاہیے جس سے میں بال بچوں کا پیٹ پال سکوں. میرے دوست نے اس سے فوراً معذرت کر لی. میرے دوست کا کہنا تھا کہ اس کا تو اپنا چھوٹا سا کاروبار ہے جس میں کسی نئے ملازم کی گنجائش نہیں. اجنبی آدمی نے منت کرنے کے انداز میں چند فکرے بولے، لیکن میرے دوست نے اسے سخت لہجے میں معذرت کر لی کہ جاؤ یار کام نہیں ہے، ہمارے ساڑی تے اپنی نہیں پوری پہن یا جو بھی کہا ہوگا. وہ شخص اٹھا اور چپ چاپ باہر چلا گیا. چند لمحے بعد میرے دوست کا نوکر بھاگتا ہوا اندر آیا اور ہانپتے ہوئے بولا کہ ابھی جو شخص باہر نکلا تھا وہ دفتر کی دہلیز پر بے ہوش پڑا ہے. ہم لوگ گھبرا کر باہر نکلے. وہ شخص حقیقتاً دہلیز پر گرا پڑا تھا. ہم نے اسے اٹھایا، لیکن وہ اس وقت تک مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا، فوت ہو گیا تھا، وہ فوت ہو چکا تھا. دفتر کے سامنے مجمع لگ گیا. ہم نے پولیس کو بلایا، نعش کو ہسپتال لے کر گئے.
डॉक्टरों ने मुआयने के बाद मौत की वजह दिल का दौरा करार दिया। हमने उसकी जेबों की तलाशी ली, अंदर से 3-4 रुपए की रेजगारी निकली। सिक्के होंगे, 1 रुपए का, 2 रुपए का या 8 आने, उस वक्त 8 आने भी होते थे। ये बात अगर सन 2000 से पहले की है। रेजगारी के अलावा एक छोटी सी डायरी निकली। हमने उस डायरी की मदद से उसका पता तलाश किया। वो रावलपिंडी के नाला लई के किनारे एक कमरे के मकान में रहता था। हम जब उसकी नाश लेकर उसके घर पहुंचे तो पता चला वाकई उसके घर का चूल्हा बुझे 1 हफ्ता हो चुका था। मेरे दोस्त ने उसी वक्त दफ्तर से 50,000 रुपये मंगवाए और बेवा की हथेली पर रख दिए। वो दिन है और आज का दिन है। मेरा दोस्त उस घराने को 5,000 रुपये माहाना दे रहा है। ये उस वक्त की बात है, 2003-04। तो उस वक्त 5,000 की रकम से घर चल जाता था। आजकल तो 25-30 या 50 में भी नहीं चलता। मैं जब भी उससे मिलता हूँ, यानी अपने दोस्त से, मैं उससे कहता हूँ कि हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं। हमने उस शख्स को 2-3 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं दी, लेकिन हम उसके यतीम बच्चों को हर महीने 5,000 रुपये दे रहे हैं। अगर हम उस वक्त उसकी हालत पर गौर कर लेते जब वो बेरोज़गारी के लिए नौकरी मांगने आया था और वो 3,000 पे भी काम करने को तैयार था, तो शायद उसकी जान बच जाती, शायद उसके बच्चे यतीम ना होते। मेरा दोस्त उस वक्त अपने आंसू पूंछता है और डूबी हुई आवाज़ में कहता है, मैं 5,000 में एक ज़िंदगी खरीद सकता था, लेकिन मैंने 50,000 रुपये देकर एक लाश खरीद ली। बड़ा गहरा फिक्र है कि 5,000 रुपया देकर मैं एक ज़िंदगी खरीद सकता था, लेकिन मैंने 50,000 देकर एक लाश खरीद ली। अब गौर कीजिए कि 1 करोड़ रुपए की गर्दन का मालिक, जिस पर इनाम रखा गया 1 करोड़ रुपए उसकी गर्दन का, वो नौजवान, और 50,000 की ये नाश आज तक मेरे कंधे पर पड़ी है। मैं हर रोज़ ये नाश उठाकर इस मुआशरे में फिरता हूँ। मैं रोज़ किसी ऐसे कब्रिस्तान की तलाश में निकलता हूँ जहाँ मैं उन दोनों को दफन कर सकूँ, जहाँ मैं ये बोझ उतार सकूँ, लेकिन मुझे इस मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। मुझे ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिलता जहाँ मैं ये दोनों नाशें फेंक आऊँ, जहाँ मैं इन दोनों को दफन कर सकूँ। व्यूअर्स, ये कहने को एक कहानी है, हो सकता है सच्चा वाकया हो, लेकिन ये ऑन द होल मेरी और आपकी कहानी है। कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितने लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपको इनको जवाब दे के मिलता क्या है। मुझे इनसे दुआएं मिलती हैं। ये हो ही नहीं सकता कि किसी की मैं मदद करूं। मैं पैसे नहीं दे सकता लोगों को, लेकिन मैं जॉब का रास्ता तो दे सकता हूं। और इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? मुझे फ़ीस मिलती है, और वो फ़ीस मुझे इनसे नहीं, मुझे उन क्लाइंट से मिलती है जिनको मैं इनकी माफ़ कीजिएगा, इनकी सूरत में सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो मुझे मेरा क्लाइंट मुझे फ़ीस अदा करता है। मैं खुद भी इनके तवस्सुत से अपना रोज़गार कमाता हूँ, और ये मेरे तोफ़ैल जॉब हासिल करते हैं, और वो जो लोग मुझे फ़ीस देते हैं वो मेरे तोफ़ैल सर्विसेज लेते हैं। तो यूँ निज़ाम चलता है। ये तो रहा जवाब इसका कि मुझे फ़ायदा क्या होता है। दूसरी बात, ये मैंने काम क्यों शुरू किया, वेल मैन का नाम क्यों रखा, अच्छा आदमी। और वो अच्छा आदमी सिर्फ मैं नहीं हूँ। जो सिर्फ अपने आप को अच्छा आदमी कहे वो अच्छा आदमी होता ही नहीं है। वो हर शख्स अच्छा आदमी है जो किसी दूसरे के काम आता है। हर वो शख्स अच्छा आदमी है जो किसी को रास्ता दिखाता है। हर वो शख्स अच्छा आदमी है, वो वेल मैन है जो किसी बेरोज़गार को रोज़गार पे भेजने का ज़रिया बताता है। कुछ लोग गाइड करते हैं लोगों को, मेरी तरफ का रास्ता दिखाते हैं, फिर मैं उनको आगे का रास्ता दिखाता हूँ। और अच्छा शख्स, वेल मैन, वो क्लाइंट है जिसके घर में मेरा और आपका रिस्क चलता है। तो हर वो शख्स वेल मैन है जो किसी दूसरे के काम आने की कोशिश करता है।
तो ये है इंस्पायरेशन, जहाँ से मैंने ये 2003 में कहीं मैं कॉलम पढ़ा था मैंने, और उस वक्त से मेरे जहन में ये चीज़ मौजूद थी कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। और मैंने आज तक इसीलिए इस काम में फ़ीस नहीं रखी कि बेरोज़गार शख्स के पास सिवाय दुआ देने के मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। तो मैं कोशिश करूं कि उसके कपड़े ना उतारूं। ये जो फ़ीस लेना होता है बेरोज़गार से, ये उसके कपड़े उतारने के बराबर है। आपने मर्द के कपड़े उतार दिए, आपने बुज़ुर्ग के कपड़े उतार दिए और आपने उससे फ़ीस ले ली, तो ये जुल्म है। आप उसको रोज़गार दें, फ़ीस आप क्लाइंट से लें। बहुत से ऐसे दोस्त हमारे हैं जो वर्कर से भी फ़ीस लेना शुरू कर देते हैं, तो ये जुल्म है। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो अपना इस्लाह अहवाल करें। इसके बाद दूसरी बात, जब आप लोग ये सेशंस अटेंड करते हैं, लाइव सेशन होते हैं, जब आप लोग ये वीडियोस देखते हैं, जब आप लोग इनको शेयर करते हैं, तो आप भी वेलमैन हैं। आप वेलमैन का हिस्सा ऑटोमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि आप उस काज में हमारे साथी होते हैं, आप इसको शेयर कर रहे होते हैं। और क्या पता कि ये जो जॉब्स हैं, ये घरेलू कामकाज की नौकरियां, घर के कामकाज, मेरी फैक्ट्री ओनर्स तक रसाई नहीं है, मेरी हुकूमत वक्त तक कोई रसाई नहीं है। मैं गवर्नमेंट से नौकरियां लेके नहीं दे सकता, मैं फैक्ट्रियों से नौकरियां लेके नहीं दे सकता, मैं अदारों में नई बंदे भर्ती करा सकता, लेकिन मैं लोगों के घरों में तो दे सकता हूं। तो मैंने आसान हदफ चुना कि जिसमें नौकरी के लिए किसी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। गवर्नमेंट में आपको कैलिबर चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, गवर्नमेंट में आपको क्राइटेरिया चाहिए, सनद चाहिए, डिग्री चाहिए, सिफारिश भी चाहिए और साथ रिश्वत भी चाहिए। अब मैं ये काम कैसे करूं? मैं खुद खिलाफ हूं इस चीज़ के कि पैसे 1 रुपया ना लो, चाय भी पिलाओ खुद से, नौकरी भी दो, तो मैं रिश्वत कैसे लेन देन का हिस्सा बनूं? मैं पहुंच मेरी नहीं है कि मैं सिफारिशें करूं। और गवर्नमेंट में वैसे भी नौकरियां कम होती हैं, फैक्ट्री ओनर्स तक मेरी रसाई नहीं है, तो मेरे पास तो मेरे क्लाइंट्स तक की रसाई है जो मुझ पे एतमाद करते हैं और मुझसे सर्विस ले रहे होते हैं। तो फिर मैंने ये रास्ता चुना जिसमें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास घरेलू कामकाज का हुनर है, चाहे आप ड्राइवर हैं, आप हेल्पर हैं, आप कुक हैं, आप मरीज़ की देखभाल कर सकते हैं, आप खातून हैं और घर का काम कर सकती हैं, बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, मरीज़ की देखभाल कर सकती हैं, तो मेरे दरवाजे खुले हैं। अगर आपके काम की ये नौकरी नहीं है तो इसको शेयर कर दें। हो सकता है कोई शख्स उस शख्स की तरह उसके घर में फाके हों और वो रोज़ी की तलाश में उस तक ये पहुंच जाए मैसेज और मेरे साथ वो रब्ता कर ले और मैं उसको आगे कहीं एडजस्ट कर दूं। तो इस सदका जारिया में आप लोग मेरा साथ देते हैं, तो क्या आप वेलमैन नहीं हैं? आप भी वेलमैन हैं। सिर्फ मैं वेलमैन नहीं हूँ, आप लोग भी, हर वो शख्स वेलमैन है जो इस काज में मेरा साथी है। वो काम करता है या वो रोज़गार देता है, वो वेलमैन है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस, ऐसे सेशंस, इसको शेयर कर दिया करें। और मेरे तक रसाई बहुत आसान है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 032152525052। अगर आपके पास काम का हुनर मौजूद है, अगर आपके पास तजर्बा है घर के काम काज का, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना हाथ, आपका अपना हुनर, आपका सिफारशी है, आपका क्वेफ पूरे, आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, आपका गारंटर मौजूद है आपकी फैमिली में से, आपके सराउंडिंग में से, आपके इलाके के ज़िम्मेदार बंदे की सूरत में कि ये शरीफ आदमी है, इसको जॉब चाहिए, तो मेरे दरवाज़े खुले हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। ये इंस्पायरेशनल स्टोरी मैंने आप दोस्तों की वजह से ही दोबारा अब मैं अपलोड करूँगा इसे, और अपलोड कर दी गई है। तो आप दोस्त यकीनी तौर पर इससे भी सबक सीखेंगे। और किताब से रिश्ता जोड़ के रखिए। किताब हमेशा आपको तन्हाई से बचाती है, और यह किताब ही आपको आपकी ज़िंदगी की जो राह मुतय्यन करने में मददगार साबित होती है। हमें भी इन किताबों ने सब कुछ दिया। हम कोई अक्ल कुल नहीं थे, हमने किसी से सीखा, डायरेक्ट नहीं सीखा, लेकिन इस किताब के ज़रिए तो कुछ सीखा था। आज कोशिश की कि वो आप तक भी पहुंचा दूं, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी हों, मेरा तारुफ भी आप तक पहुंच जाए, वेलमैन का तरीक़ाकार भी आप तक पहुंच जाए। फ़ी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाह।